और इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे। मैं थक कर बैठ गया तो पेड़ भी चलने लगे। और इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे। मैं थक कर बैठा तो पेड़ भी चलने लगे। जब दे रहा था सहारे तो एक हुजूम था। जब दे रहा था सहारे तो एक हुजूम था। जो मैं गिर पड़ा तो लोग रास्ता बदलने लगे। तो इनके हाथी का क्या नाम है? राम प्रसाद। कि अकबर को निरक्षक शासक भी कहा जाता है। तो 1899 में एक मित्र मेला नामक संगठन था, उसी को अभिनव भारत कर दिया गया 1904 में। भगत सिंह ने 1926 में क्या किया था? भगत सिंह ने और भगत सिंह के साथ लाहौर छात्र संघ में और कौन थे? एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेलियो बायोलॉजी। तो जो मूल अधिकार थे अब कितने रह गए? 6। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया इसका नाम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। जो गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस यही है हाइड्रोजन गुब्बारा। बिल्कुल भी सही है मिस वर्ल्ड, यही है। दूसरे नंबर पर आता है वो क्या? केटू गाडमिनास्टी। भारत में प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। बताओ सोलर सेल, इसकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विज्ञानपुर चैनल में। हम आपको आज बताएंगे एसएससी जीडी 2021 जीके जीएस चौथा सीरीज। अगर आपने अभी तक पुराना नहीं देखा है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उसको जरूर जाइए और देख लीजिए। क्वेश्चन आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो जो पहला ऑप्शन है जरा देखिए। सबसे पहले पहला ऑप्शन के बारे में देखते हैं। 1500 दिया है 56। तो जो पहला ऑप्शन है 1556 में क्या हुआ था? वो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई तो वो किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अब प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुआ था? प्रथम लड़ाई हुआ था पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी। और उसी समय लोदी वंश का खात्मा हो गया था। किसने किया था? बाबर ने। तो जो 1556 हुआ था वो तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुआ था। और जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो है 1576। तो बिल्कुल सही है, 1576 में ही क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और इसमें कौन विजयी रहा? अकबर। और यहां पर भी कौन विजयी रहा था? अकबर। और जानते हैं ये जो महाराणा प्रताप का उस समय इनका हुआ था मृत्यु 1597 में। एक धनुष था, उसका प्रत्यंचा जब चढ़ा रहे थे तो इन्हें अंदरूनी चोट लग गया महाराणा प्रताप को, और उसी कारण कहा जाता है इनकी मृत्यु हो गई थी। और जानते हैं महाराणा प्रताप क्वेश्चन पूछता है कि इनके घोड़े का क्या नाम है? इनके घोड़े का नाम था चेतक। और इनके हाथी का भी नाम पूछता है वो क्वेश्चन। तो इनके हाथी का क्या नाम है? राम प्रसाद। ठीक है। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। जो तीसरा ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? 1542। तो 1542 में ना अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था। इसका नाम क्या था? जलाल। इसका जब ये बचपन में इसका नाम क्या था? जलाल। इसका संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। एवं इसकी एक संरक्षिका थी महाम अनगा। और महाम अनगा को पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, महाम अनगा को पेटीकोट शासन कहा जाता है। जब उनका शासन था तो उसे पेटीकोट शासन कहा जाता है। तो आते हैं बैरम खां पर। अच्छा, अकबर ने एक दीन इलाही धर्म शुरू किया था। कौन? दीन ए इलाही। और जो दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहला हिंदू शासक कौन था? राजा बीरबल, जिसने अपनाया था। राजा बीरबल प्रथम भी कह सकते हैं और अंतिम भी। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। और इसको हिंदू शासक कौन था जिसने इसको स्वीकार किया? तो वो था राजा बीरबल। एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि अकबर को निरक्षर शासक भी कहा जाता है। अकबर को कौन सा शासक कहा जाता है? निरक्षर शासक। और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो इनमें से कोई नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है।
इसका मतलब है आपका क्वेश्चन क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और अकबर विजयी रहा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अगला क्वेश्चन आपका कि अभिनव भारत नामक संस्था के स्थापना करने वाले कौन? तो आपको पता होगा कौन, बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा एक चीज हम बताते हैं, जानते हैं 1899 में मित्र मेला नामक एक संगठन था, मित्र मेला नामक, जिनका इन्होंने नाम बदल दिया और नाम क्या कर दिया, अभिनव भारत। क्या कर दिया, अभिनव भारत। कब किया, 1904 में। तो 1899 में एक मित्र मेला नामक संगठन था, उसी को अभिनव भारत कर दिया गया 1904 में। और जो दूसरा आपका ऑप्शन है, वो क्या है, लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल क्या किए थे, 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था। और कौन थे, सोहन सिंह भाकना। कौन थे, सोहन सिंह भाकना। तो लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया था, सोहन सिंह भाकना। जो तीसरे आपके ऑप्शन है वो कौन है, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद क्या किए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कब किए थे, 1928 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, और अगर पूछा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो भी चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कब किया था, 1928 में। और जो चौथा ऑप्शन आपका वो क्या, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने 1926 में क्या किया था, भारत नौजवान सभा और लाहौर छात्र संघ और भारत नौजवान सभा को किसने किया था, भगत सिंह ने। और भगत सिंह के साथ लाहौर छात्र संघ में और कौन थे, सुखदेव। और कौन थे, सुखदेव। तो आपका जो ऑप्शन था वो क्या था, सॉरी आपका प्रश्न क्या था कि अभिनव भारत की स्थापना करने वाले, तो विनायक दामोदर सावरकर। कब, 1904 में। पहले इसका नाम क्या था, मित्र मेला। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, और भगत सिंह भारत नौजवान सभा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 आप सही कर लीजिएगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो आपको पता होगा, जो आपका सबसे पहले ऑप्शन को लेते हैं, तो पर्यावरण का अध्ययन आप जानते होंगे इकोलॉजी, लेकिन जो सबसे पहला आपका ऑप्शन है वो है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन, कीटों का। दूसरा क्या है, वायरोलॉजी किसका, जरा बताइए, वायरोलॉजी किसका, विषाणुओं का अध्ययन। किसका, विषाणु का अध्ययन। जो तीसरा ऑप्शन है आपका क्या है, ऑर्निथोलॉजी। किसका क्या है, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी किसका है, पक्षियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का। और जो आपका चौथा है वो है इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंतर्गत किसका करते हैं, पर्यावरण का। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि पर्यावरण का अध्ययन किससे करते हैं, वो था इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। तो कुछ और हम आपको बता देते हैं, जेरोंटोलॉजी क्या होता है, जरा बताइए। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन करने के लिए किसका अध्ययन करते हैं, जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेरोंटोलॉजी। अगर आपका क्वेश्चन और पूछा, अगर आपका कि पेलियोबायोलॉजी क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेलियोबायोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन।
पेलियो बायोलॉजी किसका अध्ययन? जीवाश्म। किसका? जीवाश्म का अध्ययन अगर करेंगे तो पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत। और एक और हम आपको बता देते हैं कि एंथोबायोलॉजी किसका एंथोलॉजी सॉरी किसका? एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी किसका होता है? एंथोलॉजी ये किसका होता है? फूलों का अध्ययन, फूलों का, तारों का, सबका कहना है। तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। तो जो आपका है ऑप्शन नंबर चौथा, इकोलॉजी किसका? पर्यावरण का अध्ययन। आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? आइए देखते हैं। भाग 1 कि भाग 2 कि भाग 3 कि भाग 4? बताइए किस भाग में वर्णित है नागरिकता? तो नागरिकता बिल्कुल किसमें है? भाग 2 में। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 क्या है आपका? मूल अधिकार। तो भाग 3 जो है आपका वो मूल अधिकार है। और जो भाग 4 हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड। कहाँ से है? आयरलैंड। और देखिए ये जो भाग 3 जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में अब 6 अधिकार है केवल। कौन सा अधिकार हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। कौन अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार अब कैसा क्या हो गया? विधिक विधिक अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार। इसका मतलब है संपत्ति अब आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। सरकार को अगर सामाजिक पर्पज से जरूरत पड़ेगा तो वो उसे ले सकता है। तो उसी को कहते हैं विधिक अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार हो गया। तो जो मूल अधिकार थे अब कितने रह गए? 6। और एक बात और बता देते हैं आपको कि भाग 4A या भाग 4 क ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य है ये। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के नागरिकता भाग 2 में क्या है? वर्णित है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है? पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब शुरू हुआ था? 1991 से 92 में। लेकिन इसका नाम हाल ही में 2021 में बदल दिया गया। क्या नाम हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और आपको बताते हैं कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और अगला जो ऑप्शन आपका वो है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार विख्यात खिलाड़ियों को दिया जाता है। उनके 3 वर्ष की प्रतिभा देखी जाती है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया गया? कब से शुरू हुआ ये? 1961। और जो अगला है वो है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? विख्यात कोच को, विख्यात कोच को दिया जाता है। जब ये किसी टीम के लिए जब कोई टीम उचित अच्छा प्रदर्शन करती है तो उस प्रदर्शन के लिए जो अहम रोल निभाते हैं वो हमारे कोच होते हैं। तो उसी के लिए इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और कब से शुरू हुआ ये? 1985 से। तो आपका जो क्वेश्चन था कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार तो क्या है? मेजर ध्यानचंद। राजीव गांधी मत मारिएगा, उसका नाम बदल दिया गया है। और क्या हो गया इस पुरस्कार का नाम? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि आवर्त सारणी में
सबसे अधिक किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता होती है, जरा बताइए। सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। लेकिन जो आपका ऑप्शन है जो पहला है वो है आपका सोडियम। सोडियम का ताप कितना होता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। और एक कैसी धातु है? क्षारीय धातु है। कैसी धातु है? क्षारीय धातु। और इसका अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11 है। और द्रव्यमान संख्या 23 होती है। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। आपका जो अगला ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप जानते होंगे कि सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की गैस कौन होती है? हाइड्रोजन होती है। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और परमाणु भार भी कितना होता है? 1। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें आपको तो इसके 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1S2, 1S3। इसका नाम क्या है? प्रोटियम। क्या नाम है इसका? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम है ये, ट्राइटियम। ये क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। सबसे हल्की गैस जो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस यही है हाइड्रोजन। गुब्बारों में भरी जाती है। और जो अगला ऑप्शन है आपका वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है? विरंजक का कार्य करता है। क्या करता है? विरंजक। विरंजक का अर्थ समझते हैं? विरंजक माने रंग को उड़ाना। अगर रंग को क्या कर देता है? ये उड़ा देता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो जो क्लोरीन, अच्छा यहीं पर बता देते हैं CaO, Cl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये क्या करता है? विरंजक चूर्ण। क्या है ये? विरंजक चूर्ण है। ये क्या करता है? रंग को उड़ाने का कार्य करता है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। तो जो आपका प्रश्न था कि विद्युत आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो वो होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। कितनी होती है? 4। क्लोरीन की होती है 3.5। तो फ्लोरीन आपका सही है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा। 4 होता भी है, चौथा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो मिस वर्ल्ड जो सबसे पहला आपका ऑप्शन है वो कौन है? सुष्मिता सेन। तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है? मिस यूनिवर्स। ये क्या है? सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स। और जो अगला ऑप्शन है आपका वो है देविका रानी रोरिक। ये क्या है? तो देविका रानी रोरिक प्रथम भारतीय अभिनेत्री। कौन? देविका रानी रोरिक। और अगला जो ऑप्शन है कुमारी रीता फारिया। तो ये क्या है? बिल्कुल भी सही है, मिस वर्ल्ड यही है। और अगला क्या है? भानु अथैया। ये क्या है? ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा कि ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन, तो भानु अथैया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप में वो यही पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन? कुमारी रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स भी आप याद कर लेंगे। अच्छा एक और बता रहे हैं आपको कि नरगिस दत्त ये कौन है? राज्यसभा में सांसद चुने जाने वाली प्रथम अभिनेत्री। राज्यसभा में क्या है ये? सांसद। पहली महिला, पहली अभिनेत्री महिला। तो आपका जो है कुमारी रीता फारिया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? जरा बताइए। एकदम बिल्कुल सही आप लोग। कौन है? एवरेस्ट है। कौन है? एवरेस्ट। कहाँ? नेपाल।
तो सबसे ऊंचा माने पहले स्थान पर कौन, दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन है, एवरेस्ट पहले स्थान पर। अगर बात करें दूसरे स्थान पर कौन हो, तो दूसरे स्थान पर कौन है जरा बताइए, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन ये कहाँ है, भारत में। कहाँ ये, भारत में। अगर बात किया जाए कि तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल कंचनजंगा। अगर बात किया जाए जो चौथा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो चौथा ऑप्शन है ये 5वें पोजीशन पर, इसका जो सबसे ऊंचाई अधिक है ये 5वें पोजीशन पर आता है। अभी आपको हम चौथे पोजीशन पर भी बता दे रहे हैं कि कौन है। तो 5वें पोजीशन जो चौथा आपका ऑप्शन है वो क्या है, मकालू। मकालू 1 ये कहाँ है, नेपाल और चीन। नेपाल और चीन। और जो चौथे पर आता है वो है लहासे। क्या है, लहासे। आई कहाँ है, नेपाल। कहाँ है, नेपाल। तो आपका जो पहले नंबर पर आता है वो है एवरेस्ट, नेपाल में है। जो दूसरे नंबर पर आता है वो क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत में। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि पूर्ण रूप से भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत नेपाल अगर पूछे तो कंचनजंगा, और तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर लहासे नेपाल में है, और 5वें स्थान पर मकालुअन नेपाल और चीन। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन, एवरेस्ट। कहाँ, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो जरा देखिए, नीति आयोग इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो इसका जो नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। कब स्थापना हुआ इसका, स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ। किसके जगह पर, किसके जगह पर, योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा हाँ, एक चीज और बता रहे हैं, सबसे पहले वो बता रहे हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो इनके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन, तो ए बाबू जरा बताइए, 1950 में इसका स्थापना हुआ था। तो 1950 के समय में कौन थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नीति आयोग का अगर पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन, तो श्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष ये है। तो अच्छा, अब जो आपका जो अगला आपका ऑप्शन है वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है, ये सीईओ हैं, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। किसके, नीति आयोग के। और जो अगला जो ऑप्शन है आपका वो है शक्तिकांत दास। कौन हो, शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। और अगला जो ऑप्शन है डॉक्टर VK सारस्वत। ये क्या है, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं। किसके, नीति आयोग के। तो जो आपका क्वेश्चन क्या था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन, तो जरा देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन, राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कब स्थापना हुआ, 1 जनवरी 2015। और जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग का, नीति का फुल फॉर्म बताइए, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं अब।
तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण बताइए। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आइए आपको देखते हैं। सबसे पहले डायनामो। तो डायनामो क्या बदलता है क्या? तो डायनामो क्या करता है? बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, यांत्रिक को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर क्या करता है? बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक में। किसमें बदलता है? यांत्रिक में। याद रखे, अगर आप कंफ्यूजन है तो याद रखे रहिएगा कि विद्युत मोटर विद्युत से शुरू हो रहा है, विद्युत से शुरू हो रहा है, तो यहां पर भी विद्युत से शुरू हो रहा है। विद्युत से शुरू, तो विद्युत से शुरू कर दीजिएगा। इसका मतलब है विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और जब ये पता है तो ये तो अपने आप पता हो जाएगा ना कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जो आपका अगला ऑप्शन है वो क्या है? विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का काम क्या हो? रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। और जो आपका अगला ऑप्शन है, अगला सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या करता है? जरा बताओ, सोलर सेल क्या काम है? तो सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ये ध्यान दीजिएगा, और आने वाले समय में इसकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपका निश्चित है। फिर मिलते हैं नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।